लेकिन बर्ड फ्लू की दस्तक शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। जयराम जी, अपना बेशकीमती समय देने के लिए, अपना बहुमूल्य वक्त मेरे लिए निकालने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। 4 दिन पहले ही आपने अपना जन्मदिन मनाया है। हम विश करते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आप जीवन में अच्छा करें, हिमाचल को नित नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएं। मेरा पहला सवाल यह है कि बर्ड फ्लू का खतरा हिमाचल प्रदेश में कितना है, इससे निपटने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? बर्ड फ्लू हिमाचल प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी, मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, हरियाणा में, सब जगह इन प्रदेशों में देखने को मिला है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी हमारे पर्टिकुलरली एक कांगड़ा जिला में पौंग डैम जो है वहां पर ये ज्यादा देखने को मिला है। और अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो एहतियात तौर पर जो कुछ चीजें करने की आवश्यकता थी वो हमने सारी की है। जैसे हमको बीच में मालूम पड़ा कि कुछ बर्ड्स वहां पर जो है वो मरे हुए पाए गए, और ऐसे में हमने एनिमल हस्बेंड्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम वहां पर भेजी। वो सैंपल उनके जो है लेकर के लेबोरेटरी के लिए बाहर भेजे, और उसके बाद जब उसका वहां से रिजल्ट आया तो उसमें पाया गया कि भाई वो H5N1 एक वायरस है जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई, और काफी फैटल है, काफी ये घातक है, ऐसा बताया गया। और उसके बाद तुरंत हमने जो है उसमें 1 किलोमीटर का एरिया जो उसका पर्टिकुलरली जहां उसका एपिसेंटर है वहां पर उसको हमने पूरा सब तरह का प्रतिबंध लगाया आने जाने पर, और 10 किलोमीटर का एरिया जो है उसको सर्विलांस पर रखा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के वहां पर हमारे लगभग 60 टीम जो है 60 टीमें वहां पर जाकर के उस काम को कर रही हैं। लेकिन चिंता का विषय निश्चित रूप से जैसा आप बता रहे हैं कि लगभग 4,500 के लगभग पक्षियों की वहां पर मृत्यु हुई है। लेकिन अभी कल ही मैं रिव्यू करके आया हूं वहां पर, अभी तक पोल्ट्री में कहीं भी पिछले दिनों से अभी तक जो है ये संक्रमण नहीं पाया गया है। और हिमाचल प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी जहां भी हमारे जलाशय हैं, जहां हमारे डैम हैं, जहां हमारे रिजर्वायर्स हैं, वहां पर अभी तक इस प्रकार का संक्रमण नहीं पाया गया। लेकिन आइसोलेटेड केसेस में कुछ जगह हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात को देखा है कि जो कौवे हैं उनकी मृत्यु हुई है। उसके हमने सैंपल भेजे, उसकी रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है एक आध दिन में, शायद आज या कल तक वो रिपोर्ट आ जाएगी, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ करके उसमें विचार करेंगे क्या उस पर स्टेप्स लेने। जयराम जी, आपके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश नित नए विकास के नए आयाम, नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। भारत के लिए आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर है 16 जनवरी। 16 जनवरी यानी जब देश में टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश ने टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन को लेकर के क्या तैयारी की है? वैक्सीनेशन का हम हिमाचल प्रदेश की ओर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और काफी लंबे समय के बाद इस वायरस से निजात पाने की एक उम्मीद जो लोगों के बीच में है उसके लिए सचमुच में बहुत बड़ा उत्साह भी है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके मार्गदर्शन में, और खासतौर से जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाने में रात दिन एक किया और अपने देश में इस वैक्सीन को बनाने में सफलता हासिल की, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी तैयारी की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से जहां तक इसका ड्राई रन होना था वो हमने स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको पूरा कर लिया है। और उसके बाद जो कोल्ड चेन हमने एस्टेब्लिश करनी थी, क्योंकि हमको ये जो वैक्सीन है ये हमको हरियाणा के जो हमारे करनाल से ही उपलब्ध होगी, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हमने वैक्सीन स्टोर एक स्टेट लेवल पर शिमला किया है, उसके बाद रीजनल लेवल पर एक मंडी और धर्मशाला में किया हुआ है। तो अभी तक 386 जो है वो पॉइंट्स हमने जो चिन्हित किए हैं इसके कोल्ड चेन के, और वो बिल्कुल सुचारू रूप से काम करेंगे ऐसा उम्मीद है। और हमने ऐसा अनुभव किया है कि जहां हिमाचल प्रदेश में इस वैक्सीन के आने के बाद जो फर्स्ट फेज में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, पर्टिकुलरली जिसमें हेल्थ केयर सेक्टर के हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और उसके बाद उनके साथ साथ में जो फ्रंटलाइन में जो काम करने वाले पुलिस विभाग, दूसरे विभागों के जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको उसमें वैक्सीन दी जाएगी। तो उसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी है हमारी हिमाचल प्रदेश में। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिमाचल प्रदेश आपके नेतृत्व में बहुत ज्यादा आगे रहा। कोरोना पर कंट्रोल करना हो, मोर्टेलिटी रेट कम करना हो, रिकवरी रेट को बढ़ाना हो, आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश में एक नया उदाहरण पेश किया।
क्या यह माना जाए कि 16 जनवरी को जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो इस साल के अंत तक हिमाचल प्रदेश कोरोना फ्री हो जाएगा? न, इस साल के अंत तक तो क्या, हम तो मान रहे हैं कि बहुत जल्दी इस साल के शुरू में ही शुरू होते, यानी कि 1-2 महीने के अंदर अंदर हम कंट्रोल करने की स्थिति में हो पाएंगे। ऐसा इस वैक्सीन के आने के बाद बहुत बड़ी एक उम्मीद हमको लगती है। और अभी भी हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामलों में काफी तेजी से गिरावट भी आई है। अब हमारे पास लगभग 1000 के लगभग एक्टिव केसेस रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। बीच में एक स्पाइक आया था थोड़े वक्त के लिए, और इसमें इस वायरस के बारे में ये सब जानते हैं कि इसने अलग अलग रीजन में अलग अलग समय पे जो है इसने पीक लिया है। तो हिमाचल प्रदेश में भी एक दौर आया था, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन जो हमने सख्तियां की थी उस वक्त, और उसका परिणाम ये रहा कि हम उसको रोकने में हिमाचल प्रदेश में कामयाब हुए। अब लगातार तेज गति से जो है ये नंबर कोविड का कम होता जा रहा है। जयराम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह साबित कर दिया कि वैक्सीन का विश्व विजेता भारत बनने जा रहा है, और विश्व विजेता ही नहीं बल्कि विश्व गुरु बनने जा रहा है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। 7 और वैक्सीन है जिन पर भारत में काम चल रहा है, और कहा यह जा रहा है कि इंट्रामस्कुलर वैक्सीन के अलावा नेजल वैक्सीन भी जल्दी आ जाएगी। लेकिन वो लोग जो वैक्सीन के नाम पर भी राजनीति करते हैं या वैक्सीन का राजनीतिकरण करते हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे आप? ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना बड़ा संकट, दुनिया का सबसे बड़ा संकट, और संकट से बाहर लाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत बेहतर काम किया, विश्वसनीयता के साथ काम किया, और पूरे देश को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काफी हद तक हम सफल हो गए हैं उनके नेतृत्व में। और वहीं दूसरी तरफ हमारे साइंटिस्ट को प्रोत्साहित करके ये वैक्सीन तैयार करें, और उसके लिए जो भी मदद सरकार की ओर से करने की आवश्यकता है वो मदद सरकार की ओर से उनको उपलब्ध कराई गई। और ऐसी स्थिति में कुछ लोग राजनीतिक दृष्टि से इस वैक्सीन पर भी, जो लोगों के जीवन को बचाने के लिए काम कर रही है, और उसको भी राजनीतिक दृष्टि से जो है वो कई तरह के मुद्दों को साथ जोड़ करके जो है वो बात कहने की कोशिश कर रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आदमी का जीवन सुरक्षित हो, इस बात के लिए पूरे देश में एक भावना है कि हमको ऐसे संकट के क्षण में जिन लोगों ने इस काम को करने के लिए अंजाम दिया है, उनका स्वागत करना चाहिए, उनको साधुवाद देना चाहिए, उनको बधाई देनी चाहिए, और उनको एनकरेज करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में राजनीति करके ऐसी चीजों के साथ ये देश की जनता जो है कभी भी किसी प्रकार से स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक। और बल्कि हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप जैसे मुख्यमंत्रियों से सीख लेना चाहिए देश के बाकी मुख्यमंत्री या बाकी पूर्व मुख्यमंत्रियों को या सियासतदानों को, कि जहां पर विकास की बात आती है, विकास के नए पैमाने गढ़ने की बात आती है, तो सियासत को थोड़ा सा हाशिए पर रख करके देखा जाए, ज्यादा अच्छा होगा। 2 लोगों को लेकर के मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा। एक तो यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, जिन्होंने ये कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी वाली वैक्सीन नहीं लगाएंगे, और दूसरी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने ये कहा कि पश्चिम बंगाल में हर किसी को मुफ्त टीका लगाया जाएगा, ये हमारी सरकार का फैसला है। इन 2 सियासतदानों को लेकर के आपका पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है? देखिए, मुझे तो अखिलेश यादव पर, जो उत्तर प्रदेश जो पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां के मुख्यमंत्री के बतौर उन्होंने काम किया है, जिम्मेदारी के साथ उनको व्यवहार करना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति ऐसी जगह करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से जो बातें कहनी है उसके लिए अलग विषय है, अलग मुद्दे हैं, अलग मंच है, वहां पर करिए। जहां लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, लोगों के जीवन को बचाया कैसे जा सकता है, उस पर राजनीति करना, ये सचमुच में बहुत पीड़ा का विषय है। और अगर उनको वैक्सीन नहीं लगानी है तो वो मत लगाएं, लेकिन लोगों के बीच में इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से इस पर टिप्पणी करना, ये उनके दिमाग का एक, उनकी सोच का एक जो है वो एक नजारा पूरा दुनिया देख रही है, सोच का नजारा, और बल्कि कहें कि संकुचित सोच का नजारा है। लेकिन संकुचित सोच वहां पर भी नजर आती है जहां पर वैक्सीन के साथ में कुछ धर्मांध लोगों की अज्ञानता जुड़ जाती है, जहां पर लोग ये कहते हैं, समुदाय विशेष वाले ये कहते हैं कि सुअर की चर्बी है, इस वजह से वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। एक धर्म विशेष के कहते हैं मरे हुए भ्रूण के टिश्यूज हैं, इसलिए नहीं लगाएंगे। ऐसे धर्मांध लोगों को या फिर वैक्सीन के नाम पर हिंदू मुसलमान करने वालों के लिए आपका क्या कहना है? मैं वही बात कह रहा हूं कि बहुत सचमुच में ये चिंता का विषय है कि ऐसे लोग जो व्यवहारिक रूप से जो चीजें इसमें है नहीं, और इसमें साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत करके इसको सफलतापूर्वक इसको बना करके इसमें कामयाबी हासिल की है,
वहां लोगों के जीवन को बचाने के लिए इसके सिवाय कोई और रास्ता हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में भी इस तरह की बातें करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, जो किसी भी धर्म से जुड़े हुए ये लोग हैं, ये एक्सपोज्ड हैं। इनको तो एक ही चीज लगती है कि जो मोदी जी ने जो किया है, मोदी जी के नेतृत्व में कोई चीज बन करके तैयार हुई है, मोदी जी के नेतृत्व में कोई योजना बन करके कब बेहतर काम कर रही है, उसका विरोध करना इनका जो है मूल स्वभाव है। और ऐसे में ये लोग लगातार, हम पिछले कुछ अरसे देख रहे हैं कि इनकी संख्या बहुत सीमित होती जा रही है, घटती जा रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया जो है आज इस बात को महसूस कर रही है कि वो भारत के ही नहीं, विश्व नेता के रूप में उन्हें छवि अपनी बनाई है। और उनके विरोध से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा मैं कहना मानता हूं। इनमें से कई ऐसे लोग हैं, जयराम जी, जो एक और बात भी कह रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाली वैक्सीन है ये तो ठीक है, लेकिन जो भारत बायोटेक की जो देसी वैक्सीन है ये ठीक नहीं है। जल्दबाजी में इमरजेंसी अप्रूवल का फैसला ले लिया गया। और अब ये भी कहने लगे हैं लोग कि कुछ ऐसे वॉलंटियर्स हैं जिनकी सेहत पर विपरीत असर पड़ा है। वो लोग जो देश को इस तरह से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता नहीं उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेना चाहिए? कानूनी एक्शन इसलिए कि महामारी के वक्त में, जबकि देश को एक संजीवनी मिलने जा रही है, महामारी के वक्त में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ये साबित करने जा रहा है कि कोरोना का काल लेकर के ये नया साल आया है, तो ये लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्यों नहीं ये बात कही जाए? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों वैक्सीन जो आई हैं ये बहुत एक टेस्ट के प्रोसेस से और सारा जो साइंटिस्ट ने जो मेहनत की है, हर दौर में से, हर फेज में से जो है निकल करके जो उसके जो है वो टेस्टिंग जो है अप्रूव हुई है, उसके बाद ही इसको लगाने का निर्णय हुआ है। दूसरे सबसे बड़ी बात है, अपने साइंटिस्ट पर अपने देश के अंदर निर्मित इन दोनों वैक्सीन के प्रति विश्वसनीयता का माहौल हम सब लोगों को बनाना चाहिए। विश्वसनीयता बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण पहलू है। और उस सारी चीज को लेकर के इस प्रकार से गलत तरीके से प्रस्तुत करने की जो कोशिश कर रहे हैं, या तो उनके पास कुछ प्रमाण हो, या तो कुछ तथ्य हो, इस प्रकार से वो कुछ नहीं है, सिर्फ विरोध करना। उनका मकसद सिर्फ विरोध करना है कि ये एनडीए की गवर्नमेंट, मोदी जी की सरकार में ये सफलता हासिल हो गई भारत में। और भारत में ऐसी चीजें आज से पहले बनाने में बहुत वक्त लगता था, बहुत वक्त लगने के बावजूद भी उस पर सफलता नहीं हो पाती थी। थोड़े से वक्त में ही सफलता हासिल हो गई, इसका श्रेय मोदी जी को मिलेगा। यही एक संकुचित सोच इन लोगों की है और उस सोच की वजह से इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की बातें ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन देश की जनता का अटूट विश्वास, भरोसा, नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में जो भारत को मिला है उस पर है। और मैं समझता हूं कि इन लोगों की बात को लोग सिरे से खारिज करें। इसमें कोई दो राय नहीं कि 6.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने यह दिखा दिया है कि एक संकल्प है। वो संकल्प जहां पर कोई विकल्प नहीं होता, वो संकल्प जहां पर भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर के अंत्योदय तक जाने की बात हो, किसान से लेकर के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की बात हो, उनकी बेहतरी है। लेकिन कई लोग ये कहने लगे हैं ना जयराम जी, 1.5 महीने से ज्यादा का किसान आंदोलन हो गया है और सरकार किसानों के खिलाफ है। सरकार ये कह रही है कि हमने एमएसपी 6-6.5 साल में इतनी दी कि कांग्रेस के शासनकाल में या यूपीए के शासनकाल में इतनी नहीं मिली। हमने किसान सम्मान निधि दी, हमने उज्ज्वला योजना दी, हमने एक ऐसा कानून दिया जहां पर किसान एकदम खुले बाजार में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाकर के अपनी फसल बेच सकेंगे। लेकिन वो कौन लोग हैं जो किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? 46 दिन से ज्यादा हो चले हैं। अगर किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, ये वाकई में असली किसान है या फिर इनके पीछे कोई षड्यंत्रकारी है? जी, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि एक तो ये किसान आंदोलन रह ही नहीं गया। हाँ। ये विशुद्ध एक राजनीतिक आंदोलन, मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी को कैसे घेरा जा सकता है, नुकसान कैसे पहुंचाया जा सकता है, ये सारी चीजों की योजना है। और इसमें लोग जो है वो लोग हैं जिनकी राजनीतिक जमीन समाप्त हो खिसक गई है, जिनके पास राजनीतिक जमीन नहीं मिली। उनको लगता है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है काफी अरसे के बाद जहां हम अपनी बात को उठा करके इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। आंदोलन है कहां? सिर्फ एक प्रदेश के एक हिस्से में रह गया ये। और पूरे देश भर में कहीं भी किसी भी राज्य का देखिए, या हिमाचल प्रदेश में तो किसान है। हिमाचल प्रदेश में 80% नहीं 80-90% लोग गांव में रहते हैं जो किसान हैं और बागवान हैं। लेकिन ना एक दुकान बंद हुई, ना एक दिन का यहां पर बंद हुआ, 1 घंटे का बंद नहीं हुआ।
और हिमाचल के किसानों ने इस कानून का स्वागत किया, अभिनंदन किया और पूरे देश भर में इसका अभिनंदन हुआ, स्वागत। सिर्फ विरोध इस बात के लिए क्योंकि मोदी जी ने किया, मोदी जी के करने की वजह से हमें नुकसान होगा, मोदी जी को उसका लाभ होगा, भाजपा को लाभ होगा, एनडीए को लाभ होगा, यही एक मकसद इनके पास रह गया विरोध करने का, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। आपको लगता नहीं कि एक डर फैलाने वाला पॉलिटिकल गैंग इकट्ठा होने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डर फैलाओ, 2002 के नाम का डर फैलाओ, सीए के नाम का डर फैलाओ, एनआरसी के नाम का डर फैलाओ, अयोध्या के नाम का डर फैलाओ और अपना राज करो? क्योंकि इन्हें यह पता है कि सियासी के तौर पर ये लोग हाशिए पर चले गए हैं, ये लोग नेपथ्य में चले गए हैं। बिहार में तेजस्वी हो, यूपी में अखिलेश मायावती हो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी हो या केंद्र में कांग्रेस, डर फैलाने वाला एक गैंग जो है एनडीए के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है। आपको लगता है? निश्चित रूप से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही एक परिस्थिति बन गई जो राजनीतिक क्षेत्र में जो दल धीरे धीरे जो है समाप्त होते जा रहे हैं। मोदी जी भारत के नहीं दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं और उनको लग रहा है कि कुछ नहीं हम कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको रोकने के लिए बिहार आपके सामने है, महागठबंधन वहां पर किया गया था, सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गया कि रोको, मोदी जी को रोको, भाजपा को रोको, एनडीए को रोको, यही लक्ष्य था। लेकिन रोका गया क्या? सफलता नहीं मिली। वहां पर फिर से एनडीए की सरकार बनी और बहुमत के साथ वहां पर सरकार, और भाजपा को बहुत बड़ा समर्थन वहां पर मिला, भाजपा को बहुत बड़ा समर्थन वहां पर मिला है। आप हैदराबाद में देखिए, हैदराबाद में 4 से हम जाकर के 46 पर पहुंचे और वहां पर भी विरोध करने के लिए सब इकट्ठा होकर के मिलो, इकट्ठा हो जाओ, नहीं तो बहुत खतरा होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जीते और यही वेस्ट बंगाल में होने वाला है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से आप लड़ाई लड़िए, लेकिन देश के सामने इस प्रकार से जो है जिस तरह से अपनी बात को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पूरा देश समझ गया है। देश अच्छी तरह से इस चीज को आसानी से जो है वो समझ करके अपनी बात को कह रहा है कि ये सब लोग मोदी जी को रोकने के लिए है। मोदी जी के डर के कारण इनको लग रहा है कि इनकी राजनीति समाप्त हो रही है और राजनीति समाप्त होकर के रहेगी, मैं ये कहना चाहता हूं। और निश्चित रूप से ये दल जो इस प्रकार का संशय और इस प्रकार का जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दिन ना ये दल रहेंगे ना इनके पास बल रहेगा, ये समाप्त हो जाएंगे। जयराम जी, क्या होता है ना, जब विपक्ष कुंठा का शिकार हो जाता है तो विचारों का दिवालियापन आ जाता है और जब विचारों का दिवालियापन आ जाता है तो अजीब सी बातें करने लगते हैं। अब विपक्ष एकजुट होकर के समूचे तरीके से एक ही बात कह रहा है। वो ये कह रहा है, चूंकि आपने 3 राज्यों का नाम लिया है, आपने बिहार का नाम लिया, आपने बंगाल का नाम लिया, इसके अलावा आपने तेलंगाना, हैदराबाद का भी आपने नाम लिया, लेकिन विपक्ष ये कहने में लगा हुआ है कि एक हथियार के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम को बीजेपी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। बिहार में किया, हैदराबाद में किया और अब पश्चिम बंगाल में भी करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे जो वाकई में कुंठा का शिकार होकर के इस तरह के तर्क गढ़ने की कोशिश करते हैं या नया पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं? जी देखिए, जहां तक ओवैसी की बात है, उनने अपने एक दल बनाया है, पार्टी बनाई है। उस पार्टी के माध्यम से उनने बिहार में चुनाव लड़ा। अब वो चुनाव लड़ने की बात वहां पर भी कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, उसमें रोका तो नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद जहां तक जो विपक्ष के लोग हैं उनको यही लग रहा है कि एक कम्युनिटी को पर्टिकुलरली वो जिस प्रकार से वो फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका इस्तेमाल वो अपने राजनीतिक मफाद के लिए, लाभ के लिए वो करना चाहते हैं। वो जाकर के जो है ओवैसी के साथ खड़े होकर के जो है हमसे दूर हो लिए, वो उनकी बात है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। हम तो बड़ा साफ और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहते हैं कि हमारा नेतृत्व देश के अंदर जो मजबूत है, देश के साथ साथ में पूरे विश्व में उनने एक मजबूती के साथ अपनी छवि हासिल की है और ये लगातार और मजबूत होकर के रहेगा। उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है। इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है जिन बातों को विपक्ष के लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और सवाल है, देश एक सवाल यह भी कर रहा है कि क्या यह माना जाए कि कोरोना काल के बाद अब यह नया साल सीए के पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन का होगा, क्योंकि कानून तो बन गया लेकिन अभी तक नियम कायदे कानून तय नहीं किए गए और इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तक सीए को ठंडे बस्ते में माना जाए। पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सीए लागू किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा जी ने पश्चिम बंगाल में जाकर के ये कहा कि लव जिहाद का कानून लेकर के आएंगे। क्या यह माना जाए कि नया साल पूरे देश में एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है सीए के लिहाज से, लव जिहाद के लिहाज से? और हाँ, यूपी में राम मंदिर के बाद फिर मथुरा और बनारस यानी वाराणसी में भी नए इतिहास के नाम पर।
देखिए, मैं इन सारी चीजों पर अभी कहना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि ये सारे विषय केंद्र के निर्णय करने के हैं। सीए का कानून बन गया है और उसमें काम करना आगे स्वाभाविक रूप से एक उम्मीद के साथ कहा जा सकता है कि उसमें भी आगे आने वाले समय में काम होगा ही होगा। और जहां तक लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लव जिहाद एक अपने आप में एक मुद्दा है और उस मुद्दे को लेकर के भी अब पूरा देश गंभीर हुआ है। हाँ। और ऐसी परिस्थिति में तमाम ये सारी चीजें आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लेकिन जहां तक जिन और विषयों को लेकर के आप कह रहे हैं, ये तमाम सारी चीजें, सारी बातें जो है वो केंद्र का हमारा नेतृत्व तय करेगा और समय कैसा तय करना है, किस प्रकार से किस मुद्दे को करना है, वो केंद्र का नेतृत्व तय करके जो है देश के सामने रखेगा। और देश, पूरा भरोसा है मुझे, देश उस निर्णय के साथ चल करके सहयोग देगा। ऐसा जयराम जी, एक अंतिम सवाल आपसे, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर या फिर प्रधानमंत्री के नाम पर एक समुदाय विशेष को डराने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जिस समुदाय विशेष को डराने की कोशिश की जाती है ना, उनके लिए प्रधानमंत्री ने ख्वाब देखा है, एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। उन्हें डराने वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग जो एएमयू में बवाल करते हैं, वो लोग जो यूपी में बवाल करने की कोशिश करते हैं, जो लोग डर की राजनीति कराने की कोशिश करते हैं। ये इस प्रकार के जो लोग हैं उनको अपना जो है वो अपनी बात कह करके जो है उसका एक नहीं अनेक बार उनको जो है उसका जवाब मिल चुका है। और ऐसी स्थिति में जहां तक वो मोदी जी के नाम पर पूरे देश भर में इस प्रकार के माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, किसी कम्युनिटी को डराना, किसी पर्टिकुलर रीजन को डराना, इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर रहे थे। लेकिन सिरे से एक एक चीज को लोगों ने खारिज कर दिया कि देश को ऐसे मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। वर्षों के बाद मजबूत नेतृत्व भारत को इस रूप में मिला है। ये नेतृत्व अभी कुछ वक्त के लिए नहीं, लंबे वक्त के लिए चलना चाहिए। इसलिए उन लोगों का कोई जो है कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। जितने भी प्रयास किए उनने, एक एक मुद्दा उनने उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद कोई भी मुद्दा अभी तक जो है लोगों की नजर पर, दिल दिमाग पर नहीं बसा। लोगों ने खारिज किया, सिरे से खारिज किया। ये सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ा एक संदेश उन लोगों को जो इस प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं, इस प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं और पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता दिख रहा है, उन लोगों की चिंता सिर्फ यही है। जयराम ठाकुर जी, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेशकीमती आपने समय दिया है। एक बार फिर आपके स्वास्थ्य को लेकर के शुभकामनाएं देना चाहेंगे। 4 दिन पहले ही आपने अपना जन्मदिन मनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने बर्ड फ्लू से लेकर के वैक्सीनेशन तक, सीए एनआरसी से लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति तक और किसान आंदोलन तक पर जवाब दिया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी।